बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरिकल्स ऑफ डीएनए की तीसरी एपिसोड के साथ मैं अस्मा जमशेद आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली दो नशिस्तों में हमने देखा कि डीएनए एक पोशीदा ज़ुबान है और इस पोशीदा ज़ुबान से लिखी हुई ज़िंदगी की एक अजीम किताब जिनोम है। हमने पिछली दो नशिस्तों में ये जाना कि साइंसदान इस किताब को पढ़ चुके हैं और अब इससे जुड़ी बीमारियों को भी समझने लगे हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर डीएनए ज़िंदगी को कैसे तश्कील दे रहा है? डीएनए की इस ज़ुबान से हम कैसे बता रहे हैं कि आँखों का क्या रंग होगा, आपके बालों की क्या साख्त होगी, आपके हाथों के फिंगरप्रिंट्स कैसे तख्लीक होंगे, और सबसे अहम बात जो आज की इस नशिस्त का एक हकायक से जुड़ी बात भी है और मोजज़ा भी है। फैक्ट और मेरिकल दोनों ये हैं कि जो हमारा डीएनए है, जिसको हमने आपको पहले नशिस्त में बताया कि वो किस तरह 6 माइक्रोन के न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो तमाम हिदायत देने के लिए उस न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता। वो किसी भी टाइम पे किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए अपने न्यूक्लियस से, अपने एक प्रोटेक्टेड शेल कह सकते हैं आप उसको, वो बाहर नहीं आता। वो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो उस न्यूक्लियस के अंदर से किस तरह से देता है और वो तमाम हिदायत उस न्यूक्लियस से बाहर कैसे आती हैं, आज हम ये देखेंगे और इस मोजज़े को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह डीएनए एक पूरी बायोलॉजिकल मशीन को कंट्रोल करता है। आज की इस नशिस्त में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक मोजज़ाती केमिकल इंसानी जिस्म को कैसे तश्कील देता है। अब ज़रा आप कंप्यूटर के बारे में सोचिए। हम सब बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है जिसको हम बाइनरी नंबर कहते हैं, 0 और 1। इसी एग्जाम्पल को हम जहन में रखते हैं और हम सब जानते हैं कि इसी 0 और 1 के सिंबल्स से हमारे पास एप्लीकेशंस बनती हैं, गेम्स बनती हैं, यहाँ तक कि हमारी आजकल की तरक्की जो है वो इन बाइनरी नंबर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तब्दील कर चुकी है और हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वजूद में आ चुकी है। बिल्कुल इसी तरह हमने आपको बताया कि डीएनए के अंदर भी सिर्फ 4 हरूफ मौजूद हैं जिनको हमने ए, टी, जी और सी कहा। चलें आइए, सबसे पहले तो मैं आपको इन लेटर्स की फुल फॉर्म बताती हूँ जो हम पिछली दो नशिस्तों में तकरार के साथ सुनते आ रहे हैं। तो ए से मुराद है एडेनिन, टी से मुराद है थायमीन, जी से मुराद है गवानीन और सी से मुराद है साइटोसिन। ये वो 4 कीमियाई मादे हैं और केमिकल लेटर्स हैं जो आपकी बॉडी की तमाम तर इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करते हैं और तमाम तर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। गोया इंसानी जिस्म जो है वो एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। जिस तरह 0 और 1 के साथ कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन और मालूमात ट्रांसफ़र होती हैं, उसी तरह डीएनए से इन 4 हरूफ के साथ मालूमात एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाती हैं। अब आप फ़र्ज़ करें कि डीएनए एक रेसिपी बुक है, उसकी हर रेसिपी के अंदर इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं और इस रेसिपी बुक का हर सफ़ा जीन है, ठीक है। और हर रेसिपी जो है और हर इंफॉर्मेशन जो है वो कोई ना कोई काम सर अंजाम दे रही है हमारी बॉडी में और कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो बना रही है। इस रेसिपी बुक के, इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के हर सफ़े पर कोई ना कोई मालूमात और कोई ना कोई हिदायत मौजूद है। मिसाल के तौर पर आँखों का रंग कैसा होना चाहिए, बाल कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, आपकी हाइट कितनी होगी, कद कितना होगा, बालों की साख्त क्या होगी, इवन आपके उंगलियों के निशान कैसे होंगे। हर एक चीज़ उन लेटर्स में, उन सफ़ात पर लिखी हुई है और वो किताब और वो मैनुअल जो है वो इन्हीं लेटर्स से मिलकर बना है। अब हर लेटर, अगर हम हरूफ तहज्जी की बात करें तो सिर्फ लेटर्स ज़ुबान नहीं बनाते, वो जब लेटर्स आपस में जुड़ते हैं तो उनसे अल्फाज बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी की बात करें
تو CAT کیٹ یہ ایک لفظ ہے. اسی طرح ڈی این اے میں موجود تمام الفاظ جو کہ ATG اور C ہیں وہ بھی اسی طرح ملتے ہیں اور حروف بناتے ہیں، اور ان حروف کو ہم ہدایات کہتے ہیں یا انسٹرکشنز کہتے ہیں. یہ حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ATG کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، CGA کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، صرف TTT کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ تمام حروف مل کر مختلف ہدایات بناتے ہیں. لیکن ایک بات دھیان میں رہے کہ یہ صرف 3 حروف آپس میں ملتے ہیں اور ایک انسٹرکشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل صرف ATG مل کر ایک ہدایت بناتے ہیں. سائنس ان 3 حروف کے مجموعے کو کوڈون کہتی ہے. آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. A three-letter DNA word is called a codon. Just as English uses words, DNA uses codon. بالکل. اب کوڈونز ہمارے پاس وہ تمام حروف کا مجموعہ ہے جو کہ کوئی نہ کوئی ہدایت اور کوئی نہ کوئی انسٹرکشن جو ہے وہ دے رہا ہے. ہر کوڈون باڈی کو کمانڈ دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ پروٹین بنائیے، مثال کے طور پر ہیئر گروتھ کی کمانڈ، سیل ریپیئر کی کمانڈ یا مسلز ڈیولپمنٹ کی کمانڈ. یہ تمام کمانڈز یہ کوئی نہ کوئی 3 حروف مل کر ایک کوڈون کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں. گویا آپ کا پورا جسم ایک خاموش بایولوجیکل کنورسیشن میں مصروف ہے. ہر لمحہ لاکھوں انسٹرکشنز پڑھی جاتی ہیں اور ایک سیل سے دوسرے سیل بھیجی جاتی ہیں. اس جملے کو غور سے سنیے. ایک سیل سے دوسرے سیل بھیجی جاتی ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو میں نے اس نشست کے آغاز میں کہا کہ ڈی این اے تو نیوکلس کے اندر محفوظ ہے، وہ باہر نہیں آتا. تو یہ تمام انسٹرکشنز کیسے دوسری باڈی تک پہنچائی جاتی ہیں؟ اس کے لیے ہمارے جسم کے اندر قدرت نے ایک میسنجر بنا دیا ہے، اور سائنس اس میسنجر کو RNA کہتی ہے. RNA ایک کاپی ہے، بالکل آپ کے ڈی این اے کی ایک کاپی. وہ آپ کے پورے ڈی این اے کی جتنی انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، جتنی معلومات کسی ایک ہدایت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اس پورشن کا، اس حصے کا، ڈی این اے کے اس حصے کی ایک کاپی بناتا ہے. یعنی وہ ایک میسج کیری کرتا ہے، کاپی کرتا ہے، اور وہ میسج لے کر وہ نیوکلیس سے باہر آ جاتا ہے. جبکہ آپ کا ڈی این اے جو ہے وہ بالکل ایک بادشاہ کی طرح جو اپنے قاصد کو حکم دیتا ہے اور اپنے قاصد کے ذریعے پیغامات پہنچاتا ہے، بالکل اسی طرح ڈی این اے نیوکلیس کے اندر محفوظ رہتا ہے، اور آر این اے وہ میسج لے کر نیوکلیس سے باہر آ جاتا ہے. ڈی این اے از یور ماسٹر بک اینڈ آر این اے از دا میسنجر. لیکن میسج آپ کے نیوکلیس سے باہر آ گیا ہے. اب ان ہدایات پر عمل کون کرے گا؟ اس کے لیے آپ کے ہر خلیے کے اندر، آئی ریپیٹ، ہر خلیے کے اندر مختلف مائکروسکوپک فیکٹریز ہیں، پراپر فیکٹریز ہیں آپ کے ہر خلیے کے اندر. اور یہ 1 2 3 نہیں ہیں، یہ کئی قسم کی فیکٹریز آپ کے ہر خلیے میں موجود ہیں، جس کو سائنس رائبوسومز کا نام دیتی ہے. ٹھیک ہے، جن کو سائنس رائبوسومز کہتی ہے. ان رائبوسومز کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آر این اے کا میسج پڑھ لیں، وہ دیکھ لیں کہ اس آر این اے، یہ آر این اے اپنے ساتھ کیا میسج لے کر آیا ہے، ہمارے بادشاہ نے قاصد کے ذریعے کیا پیغام بھیجا ہے. اس جو ڈی این اے کی ریسیپی بک ہے اس کا شیف ہے رائبوسوم، اور وہ آر این اے کے اوپر پڑی ہوئی تمام ہدایات پڑھ کر پروٹین بناتا ہے. اور پروٹین جو ہے وہ ہماری ایک فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے کسی بھی انسٹرکشن کی. اس کو بہترین انداز سے سمجھنے کے لیے ایک ویژول دیکھیے.
यहाँ पर DNA एक मास्टर बुक है, RNA उसका डिलीवरी बॉय है, और शेफ और फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम्स हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और यही प्रोसेस आपके जिस्म के अंदर हर लम्हा जारी रहता है। ये तो थे कुछ फैक्ट्स, और एक प्रोसीजर था जिसके ज़रिए मैंने आपको ये बताना चाहा कि आपकी DNA की ज़ुबान पढ़ी कैसे जा रही है। मिरेकल अभी बाकी है, मोजज़ा बाकी है। अब हैरत की बात ये नहीं है कि DNA हर खुलिये में मौजूद है, इसकी लंबाई कितनी है, इसके अंदर सिर्फ 4 अल्फाज हैं, हर लफ्ज़ से कोई ना कोई मालूमात, कोई ना कोई हिदायत बनती है। ये बहुत बड़े मौजज़ात हैं। लेकिन एक और मौजज़ा सुनिए। इन तमाम इंस्ट्रक्शंस के अंदर इन 3 हरूफ से जो कोडॉन बनता है, इसके अंदर किसी एक हरूफ की गलती से क्या हो सकता है? आपके ख्याल में क्या हो सकता है? कोई प्रोटीन गलत बन जाएगी, हो सकता है कोई हिदायत गलत चली जाए। नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी जिस्म के खुलियात की तख्लीक बदल जाएगी, उनकी साख्त बदल जाएगी, सिर्फ एक हरूफ की गलती से। मिसाल के तौर पे, जिस तरह मैंने पहले कहा, TAG मिलकर 3 हरूफ हैं, मिलकर कोडॉन बना रहे हैं। इनके अंदर सिर्फ A की गलती हो जाए, T की गलती हो जाए या G की गलती हो जाए, तो आपके जिस्म के खुलियों की साख्त बदल जाएगी। मिसाल के तौर पर एक बीमारी का जिक्र कर लेते हैं यहाँ, जिसको साइंस सिकल सेल डिजीज़ कहती है। सिकल सेल डिजीज़, ये बीमारी सिर्फ DNA के एक लेटर की तब्दीली से होती है, सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक चेंज, और आपका पूरा जिस्म इस बीमारी से मुतासर हो सकता है। इस बीमारी में क्या होता है? हम सब जानते हैं कि हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, और सिकल सेल डिजीज़ में इन खुलियों की साख्त ही बदल जाती है, यानी इनकी शेप ही बदल जाती है, और जो इन रेड ब्लड सेल्स का बुनियादी मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। ये ऑक्सीजन की तरसील कर ही नहीं पाते, और इंसानी जिस्म शदीद बीमारी में मुब्तला हो जाता है, और ये बीमारी लाइफ टाइम डिजीज़ के साथ उसके साथ जुड़ जाती है। और इस बीमारी को ठीक करने का कोई इलाज नहीं है। हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, और इसी तरह से वो शख्स अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और क्या हुआ? ATGC पूरा कोडॉन भी गलत नहीं है, पूरा कोडॉन भी गलत नहीं है। तो सोचिए, 2 मीटर लंबा DNA, 3.2 अरब हरूफ, जिनका दोहरा जीनोम यानी 6.4 अरब कीमियाई मादा इंसान को तख्लीक दे रहा है, और उसके अंदर सिर्फ एक हर्फ आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना बड़ा असर डाल देते हैं। तो फिर सोचिए कि इस जेनेटिक कोड को कितनी प्रिसीजन से लिखा गया होगा। इसीलिए कुरान पाक में फरमाया गया, पाकी बयान करो अपने रब के नाम की जो बहुत बुलंद व बाला है, जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर तनासुब कायम किया, और जिसने हर शय का अंदाज़ा मुकर्रर किया फिर इसे फितरी हिदायत अता फरमाई। DNA की प्रिसीजन एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी दुनियावी हकीकत है, जिसकी तरफ हमारी इल्हामी किताब ने भी इशारा किया है।
گویا ہماری زندگی کوئی کیوس نہیں ہے، بلکہ میجرمنٹ، پرپورشن، پریسیژن، گائیڈنس، ان تمام چیزوں کا ایک مجموعہ ہے، اور اس کو بہترین انداز سے سجایا گیا ہے۔ ڈی این اے کے تمام لیٹرز اسی اندازے اور اسی پرپورشن کے تحت کام کرتے ہیں۔ آپ کا جسم کوئی رینڈم ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اربوں ہدایات کا ایک انتہائی منظم سسٹم ہے۔ آج ہم نے جانا کہ ڈی این اے اپنے اندر موجود ہدایات کو سیل سے باہر کیسے بھیجتا ہے، یہ معلومات کس طرح ایک سیل سے دوسرے سیل میں جاتی ہیں اور کس طرح انسانی جسم کو تشکیل دیتی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ نہیں ہے کہ ڈی این اے کیا کہتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس نے آپ کے اندر کیا لکھا ہے۔ اس نے ہر انفرادی انسانی شکل کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس نے آپ کی شخصیت کیسے بنائی ہے، آپ کی کمزوریاں، آپ کی صلاحیتیں، ہر چیز اس عظیم کوڈ کی کسی نہ کسی انسٹرکشن کا نتیجہ ہے۔ وہ انسٹرکشن کیا ہے، وہ انسٹرکشن کیسے کام کرتی ہے، اور ایک انفرادی شخصیت کیسے بناتی ہے، اگلے نشست میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔